हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, डेली हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मल्टीपल केसेस पर करने वाले हैं। ध्यान से आप मेरी बातों को समझना। जितने भी आप लोगों के गलत ऑर्डर होते हैं जिसके अगेंस्ट आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है, उनमें से 90% जगह पर ऐसा होता है कि हमने कुछ मिस्टेक करी है, और अगर हम उन सारी मिस्टेक्स को कवर अप कर लेंगे तो आपके ऐसे ऑर्डर होंगे ही नहीं। अब चलिए वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, समझते हैं कि क्या बात की जा रही है। मान लेते हैं आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 144 बीएनएसएस, जिसका पुराना नाम 125 सीआरपीसी था, आपके ऊपर मेंटेनेंस के लिए फाइल कर दिया और उसमें आपसे मेंटेनेंस मांग लिया। पैरेलली उसने एक डीवी एक्ट का केस फाइल कर दिया और वहां पे भी उसने आपसे मेंटेनेंस मांग लिया। और पैरेलली आपने सेक्शन 9 ने डाइवोर्स फाइल किया था, उसमें उसने 24 HM भी लगा दिया और वहां पे भी उसने मेंटेनेंस मांग लिया। 3 जगह पर उसने मेंटेनेंस क्लेम किया है और ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं है जहां पे लड़के के ऊपर 144 में भी मेंटेनेंस लगा हुआ है, डीवी एक्ट में भी मेंटेनेंस लगा हुआ और 24 HM में बात चल रही है। ऐसा कैसे हो गया जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कहीं एक ही जगह आपका मेंटेनेंस बंधेगा। अब दोस्तों यहां आपकी मिस्टेक होती है। कैसे? मान लेते हैं पहला केस आपका जो मेंटेनेंस हुआ वो फैमिली कोर्ट से 144 बीएनएसएस में 10,000 रुपये महीने का ऑर्डर हो गया। अब डीवी एक्ट में इसके बाद इंटरिम पे सुनवाई होनी थी, वहां पर आपने आर्ग्यूमेंट ठीक से नहीं किए। कल मैं बात कर रहा था एक व्यक्ति से, तो हिमाचल से हैं वो। उन्होंने कहा साहब, जब मैंने उनसे पूछा कि आर्ग्यूमेंट कैसे हुए थे, उन्होंने कहा साहब जिस दिन आर्ग्यूमेंट थे उस दिन मैं गया ही नहीं, मुझे बोला आपके आने की जरूरत ही नहीं है, मैं गया ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और दोस्तों उस मामले के अंदर लड़की की इनकम के प्रूफ थे, ITR थी, लड़की की एडल्ट्री के फोटोग्राफ लगे हुए थे और उसके बावजूद भी इंटरिम मेंटेनेंस बन गया। ऐसा कैसे हो गया? डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट नहीं हुए, डेफिनेटली उन चीज़ों पर फोकस नहीं किया गया और खुद से कोर्ट कुछ ऐसा नहीं करेगा। अब आपने फोटो, ठीक है, एडल्ट्री के फोटो पत्रावली पे दाखिल कर दिए, कोर्ट खुद से नहीं करेगा, आपको बताना पड़ेगा। आपको 125(4) की एप्लीकेशन वहां पे लगानी चाहिए थी, क्योंकि पुरानी धारा में केस दर्ज था 125 CRPC में। 125(4) की एप्लीकेशन लगाते, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट लगाते कि पहले इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए, मेहनत करनी पड़ेगी, वो नहीं की। और दूसरा, अब लड़की ने अपनी सैलरी स्लिप नहीं दी, तो आपने इंटरिम पे आर्ग्यूमेंट करे क्यों? आप पहले 91 CRPC डालते, आप पहले उसकी सैलरी स्लिप को रिकॉर्ड पे लाते, जबकि लड़की खुद स्वीकार कर रही है कि मैं जॉब कर रही हूं। जब लड़की खुद ही कह रही है मैं जॉब कर रही हूं, तो सैलरी स्लिप देना भाई, 3 साल की स्टेटमेंट दे, ITR दे, उसके बाद बात होगी फिर। लेकिन इन सब चीजों को मांगे बगैर आप वहां पे इंटरिम आर्ग्यूमेंट कर देते हो, तो गलती किसकी है? आपके पार्ट पे गलती हो रही है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर कहीं भी आपको लगता है उसने अपने एफिडेविट में कमी रखी है, तो पहले आप उस कमी को पूरा कराओ, तब तक इंटरिम आर्ग्यूमेंट आपको करना ही नहीं और ना ही अपना एफिडेविट देना है। इस चीज को आप समझ लो। चाहे कुछ भी हो, कोर्ट में बहस करनी पड़े, करो, क्या दिक्कत है? देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आप कानून के अकॉर्डिंग ही तो चल रहे हो, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो। चलिए खैर, मान लेते हैं सब चीज कंसिडर होने के बाद किसी एक केस में आपका मेंटेनेंस बन गया। पहले आपका 144 BNSS या 125 में चल रहा है, तो वहां पे आपका मेंटेनेंस बन गया, 10,000 रुपये का मेंटेनेंस हो गया। अब इसके बाद इंटरिम का जो बहस है वो डीवी एक्ट में हुई। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, डीवी एक्ट में इस बात पे फोकस ही नहीं करते कि 125 में 10,000 का ऑर्डर हो रखा है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। ना ही मैंने कभी आज तक किसी को देखा कि कोई रजनीश नेहा का जो जजमेंट है वो सबमिट करके हाईलाइट करके कोर्ट को बताता है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर एक जगह मेंटेनेंस हो रखा है तो दूसरी जगह वही सेट ऑफ होगा। कोई नहीं करता। और ना रिटर्न आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, 90% लोग रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। अब अगर आप डीवी एक्ट के मामले में रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी दें, उसमें जो है आप उसका उल्लेख भी करें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का, और उसके साथ आप रजनीश नेहा को अटैच करके वो हाईलाइट भी करें और वर्बली भी कोर्ट को बताएं, तो कैसे आपका डबल मेंटेनेंस लग जाएगा? लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के 2-2 केस में अलग अलग मेंटेनेंस लगे हुए चल रहे हैं। तो आप खारिज करा सकते हैं, बशर्ते कि आपको बहुत ध्यान से अपने मुकदमे में बहस करनी पड़ेगी। इसी तरह से 24 HMA का भी खारिज हो सकता है। अब हो क्या रही है स्थिति कि 125 में 10,000 का ऑर्डर हो गया, फिर आप डीवी में गए, वहां 15,000 का ऑर्डर हो गया, 2-2 जगह पर ऑर्डर करवा लिए, फिर उनको कैंसिल करवाने के लिए आप ऊपर वाली कोर्ट में या हाई कोर्ट में या डीवी के केस में सेशन कोर्ट में जा रहे हैं, फिर वहां अपीलें चल रही हैं। अपने आप ही जो आपका लिटिगेशन होता है मल्टीपल हो जाता है, यानी 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 5 केस बन जाते हैं और आदमी इसी में उलझ करके रह जाता है। आपकी जीत इसमें है कि केस कम से कम हो, आपकी जीत इसमें है कि केस आपके जल्द से जल्द खत्म हो। अगर आपके ऊपर एक ही केस है और वो केस आपको 20 साल तक परेशान करता है, तो कोई जीत थोड़ी कहेंगे आप उसे, वो तो जीत के भी हार है। तो इसलिए अब मेंटेनेंस का केस ही आप देख लीजिए, मेंटेनेंस के केसेस कितना टाइम चलते हैं, 5-5 साल लड़ रहे लोग, 8-8 साल लड़ रहे हैं लोग। हम लोग क्या मानते हैं कि मेंटेनेंस केस को आप जितना जल्दी खत्म कर दोगे
वो आपकी जीत है। अब हमारे केस में आप कोई सा मामला उठा करके देख लेना, 1 साल मैक्सिमम 1.5 साल है, 1 साल 8 महीने 6 महीने में भी खत्म किए हुए मेंटेनेंस केसेज। कैसे? पहली डेट पे गए, आपने रिप्लाई भी फाइल कर दिया, उसी में एफिडेविट भी फाइल कर दिया, एंट्रीम का रिप्लाई भी फाइल कर दिया, दूसरी डेट पे आपने जाकर के बहस करके एंट्रीम लगवा दिया, तीसरी डेट पे लड़की को बोला एफिडेविट दो, हो सकता है 1-2 डेट वो ले ले, उसके क्रॉस करे और फिर बोल दिया मैं डिफेंस नहीं देना, आर्ग्यूमेंट करके बात खत्म। केस अगर उड़ाने वाला हो ना तो कोई टाइम नहीं लगता। मेन बात होती है जहाँ ढीले बैठे रहते हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, उसमें जीत के भी आपकी हार है। अगर आप इतना ट्रैवलिंग में लगा देंगे, इतना हैरेसमेंट हो जाएगा कोर्ट के अंदर, क्या फ़ायदा है? तो केसेज को जल्दी ख़त्म करके फ़ायदा है। और मेंटेनेंस केस चाहे वो डीवी एक्ट में हो, चाहे वो 125 में हो, इनको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। बट अब वही है, लोग फॉलो नहीं करते तो उसका कुछ नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप किसी दूसरे प्लेस पे रहते हो और जहाँ आपका केस चल रहा है वहाँ आप जाते ही नहीं हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आपके केस में हो क्या रहा है। बहुत सारे लोग इसके गवाह होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। तो इसलिए अपने केस पे निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। निगरानी रखने का पहला तरीका तो वही है कि आप फिजिकली अपीयर हो। चलिए ठीक है, हर डेट पे नहीं हो सकते तो एक डेट छोड़ करके हो। दूसरा तरीका यह है, अपने केस की जो ऑर्डर शीट है वो ऑर्डर शीट की कॉपी आप हर 2 डेट के बाद निकलवाओ, ताकि आपको पता चलता रहे हर डेट पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो कम से कम इतना अगर आप निगरानी रखेंगे अपने केस की, आपको पता होगा जो डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है उसको पढ़ के सबमिट करो, उसकी एक कॉपी अपने पास रखो। बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं, पूछो, बोला हमारे पास कॉपी भी नहीं, हमने क्या फाइल किया। क्या उनको एडवाइस दी जा सकती है, क्या बताया जा सकता है? कुछ भी नहीं होता उनके पास, और ना कोई उनको ट्रांसपेरेंसी होती है, ना पता होता है हमारा केस किस स्टेज पे, कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे में अगर आप सेकंड थर्ड ओपिनियन भी सीख कर रहे हैं तो बंदा आपको क्या बता देगा जब आपको कुछ पता ही नहीं अपने केस के बारे में। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रतियां अपने पास रखनी है, और अगर एक केस में मेंटेनेंस बन चुका है तो दूसरे केस में जाके रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी करने हैं, रजनेश नेहा का जजमेंट भी देना है, वर्बल आर्ग्यूमेंट भी करने हैं, पहले वाला जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी लगानी है, तब जाके बात बनती है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।